नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हमने एक सीरीज चलाई थी जिसमें हम लोग उत्तराखंड में आज से पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो कनिष्ठ सहायक के हों, पटवारी के हों, लेखपाल के हों, आपके फॉरेस्ट गार्ड के हों या फिर आपके पुलिस के हों, उन सभी में जो भी सवाल आपके पिछले वर्षों में पूछे गए थे, उन सभी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज की 12वीं वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम आपकी हिंदी की, पॉलिटी की और उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर के सवालों की वीडियो ला चुके हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए नदी तंत्र की वीडियोस भी यहाँ पे ला चुके हैं। देखिए, ये जो आज की वीडियो है, ये आपकी मिक्स सवालों की वीडियो होने वाली है, जिसमें आपके कुछ सवाल जो है उत्तराखंड के हैं, कुछ सवाल आपके हिंदी के हैं और साथ ही साथ कुछ सवाल यहाँ पे आपके कंप्यूटर के भी हैं, जो कि आपके पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है आपका, किस जनजाति को सौका के नाम से भी जाना जाता है। किस जनजाति को सौका के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आपका सौका हो गया, मारछा हो गया, तोलछा हो गया और आपका जाड़ हो गया। ठीक है, मालछा, तोरछा, जौहरी, जाड़ और सौका, ये सब क्या है दोस्तों आपकी, ये सब आपकी भोटियाओं की उपजातियां हैं। किसकी दोस्तों, भोटियाओं की आपकी उपजातियां हैं। देखिए, जनजातियों से आपके सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, देखिए भोटियाओं से जो आपका महत्वपूर्ण सवाल जो एक बनता है वो क्या है। वो सवाल आपका यह है दोस्तों कि तुबेरा, बाजू और तिमली। ठीक है, ये सवाल बहुत बारी बना है कि तुबेरा, बाजू और तिमली ये भोटियाओं के क्या हैं। तो दोस्तों, ये भोटियाओं के लोकगीत है। क्या है दोस्तों, लोकगीत है। आपसे पूछ सकता है कि संबंध किससे है, तो आप बताएंगे भोटियाओं से। और ये है क्या, ये इनके लोकगीत हैं। कौन से, तुबेरा, बाजू और तिमली। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ भोटियाओं से आपका और क्या पूछ सकता है कि कंडाली या किरजी उत्सव कौन मनाते हैं, ये आपके भोटिया लोग ही मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इनके जो भोटियाओं का जो आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपका मैथ। ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है उसे कहते हैं मैथ, और जो उनका शीतकालीन होता है उसको बोलते हैं गुंडा या मुंसा। ठीक है दोस्तों, देखिए इतना आप भोटियाओं से हल्का सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपके सर्वाधिक जो भोटिया हैं दोस्तों, ये आपके पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। ठीक है, इतना भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आप थारू और बोक्सा, ठीक है, इनको भी एक बार देख लीजिए। देखिए, थारू, इनका आप याद रखना कि खिचड़ी नृत्य कौन करते हैं, ये आपके थारू करते हैं। बजहर त्योहार किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका थारुओं से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और आपसे एक सवाल और बनता है कि कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो दोस्तों, वो भी कौन है, आपकी थारू है, जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, इतना भी आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप देख लीजिए, हल्का सा बोक्सा के बारे में जान लीजिए कि बोक्सा क्या है। यहाँ से सवाल क्या बनता है कि बोक्साओं के बहुल क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसको बुक्सार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ अधिक बोक्सा लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उस जगह को बुक्सार कहते हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बोक्साओं का जो आपका सर्वाधिक प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों, वो कौन सा, आपका चैती। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप इतना याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन डी है आपका मुंडा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में निवास करने वाली जो सबसे पहली प्रजाति थी उसका नाम है कोल। ठीक है, कोल को ही आपका मुंड कहते थे। ठीक है, पर यहाँ लिखा है मुंडा। तो मुंडा क्या थी दोस्तों, जो आपके कोलों के बाद आए थे, कौन, किरात। तो किरातों की जो भाषा थी वो थी आपकी मुंडा। ठीक है, तो मुंडा क्या थी दोस्तों, किरातों की एक भाषा थी। ये वही किरात लोग हैं दोस्तों जिन्होंने शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। दोस्तों, सवाल नंबर 2 है आपका, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को दोस्तों क्या कहा जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो है भूमि के कई प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें आपका तलाऊ हो गया, उपराऊ हो गया, उपराऊ अव्वल हो गया, उपराऊ दोयम हो गया, इजरान भूमि हो गई और कंटीली भूमि हो गई। इस टाइप की आपकी भूमियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है कि सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उसे कहा जाता है आपका तलाऊ भूमि। क्या दोस्तों, उसे कहते हैं आपका तलाऊ भूमि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है आपका। सवाल नंबर 3 दोस्तों है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। यानी कि आपने सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, ये सभी सवाल जो है आपके पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए हैं, तो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, ऐसे सवालों में यदि आपको 1 या 2 अनुच्छेद भी यहाँ पे पता होते हैं तो आप यहाँ पे इजी नंबर खेल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए, जैसे अनुच्छेद 16, इसका संबंध है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से। तो एक आपका दोस्तों जाएगा चौथा। ठीक है दोस्तों, देन अनुच्छेद 17, आप सभी जानते हैं कि अस्पष्टता का अंत किसमें है, आपका अनुच्छेद 17 में है। तो ऑप्शन बी का हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 18, इसका संबंध है उपाधियों के अंत से। तो सी का हो जाएगा दूसरा। एंड देन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 21A, आप सभी को पता होगा, शिक्षा के अधिकार से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपका दोस्तों 4 आ जाएगा।
देन आपका आ जाएगा 3, 4 और 3। देन दोस्तों आपका आ जाएगा 2 और आपका आ जाएगा 1, यानी कि उल्टा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 दोस्तों क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 यानी कि बिल्कुल उल्टा आपने इसका करना है। तो ये आपका इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 क्या है आपका, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है आपका जगत चंद्र के टाइम को। किसके दोस्तों? जगत चंद्र के टाइम को कहा जाता है आपका कुमाऊं का स्वर्णकाल। और आपसे पूछेगा गढ़वाल का स्वर्णकाल, तो दोस्तों वो है आपका फतेहपति शाह के समय को। ठीक है दोस्तों। बाकी आपका सोमचंद्र आपको पता है चंद्र वंश का संस्थापक था आपका सोमचंद्र। देन दोस्तों सवाल नंबर 5 क्या आपका OMR से अभिप्राय है। या आपके कंप्यूटर के सवाल आगे हैं कुछ, अब आप इनको देखिए। ठीक है दोस्तों। OMR से अभिप्राय है यानी कि जो आपका OMR है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑपरेटिंग मेन्यू रीडर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या दोस्तों? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है आपका OMR की फुल फॉर्म। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका दोस्तों 6 पे। सवाल नंबर 6 आपका IPv4 एड्रेस में बिट्स होती हैं। जो आपका IPv4 एड्रेस है उसमें कितने बिट्स होती है? देखिए IPv4 और IPv6 दो तरह के आपके ये एड्रेस होते हैं, जिसका मतलब होता है IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और एक होता है आपका IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। देखिए जो IPv4 होता है दोस्तों ये आपका 32 बिट का होता है। कितना दोस्तों? ये आपका 32 बिट का होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो आपका IPv6 होता है यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये आपका 128 बिट्स का होता है। इसको भी आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं है, प्रोटोकॉल्स का समूह है जो कि नेटवर्क में आपके डाटा के साथ यूज होता है आपके डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, साथ ही साथ आपके डोमेन नेम और इन सब चीजों को एड्रेस देने के लिए। ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखेंगे। आप याद रखिएगा कि IPv4 32 बिट का और IPv6 ये आपका 128 बिट्स का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर दोस्तों 7 क्या है आपका, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है। यदि किसी प्रोग्राम में बग है तो उसको ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बग का मतलब दोस्तों होता है आपका एक टाइप से वायरस या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी सिस्टम को चलने में परेशानी हो रही है। तो ये बग ढूंढने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो क्या कहलाती है? डिजाइनिंग, कोडिंग, डीबगिंग या फिर बगिंग। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बग ढूंढने की प्रक्रिया को आपका डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा। बच्चे क्या है आपका ऑप्शन सी और डी में होते हैं कंफ्यूज। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका डीबगिंग। ठीक है, बग को ढूंढना है तो हम वहाँ पे डीबगिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर दोस्तों 8 क्या है आपका, कंप्यूटर में 1 KB बराबर है। कंप्यूटर में जो आपका 1 KB होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है? देखिए आप सभी जानते हैं जो आपका 1 KB दोस्तों होता है वो आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। किसके बराबर दोस्तों? 1024 बाइट के बराबर आपका 1 KB आपका होता है। ठीक है, देखिए जो इससे पहले हमारी कंप्यूटर की जो हमने पहली वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको KB, बिट्स, बाइट्स, MB इन सब के बारे में समझाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी काफी अच्छी वीडियो है। और साथ ही साथ मैंने कंप्यूटर की जो आपके इंपॉर्टेंट आपके फुल फॉर्म्स थी उनको रेड लाइन करके उसका जो PDF था उसको मैंने आपके टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दिया था। तो आप वहां पे ज्वाइन होकर उस PDF को डाउनलोड कर लेना और साथ ही साथ जो भी मैंने उसमें हाईलाइट किए हैं उन सभी को आप एक बार याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, आपको जरूर से हेल्प करेंगे। यदि आपसे फुल फॉर्म से सवाल बनता है तो वहीं से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे आपका। सवाल नंबर 9 क्या है दोस्तों आपका, सवाल नंबर 9 क्या है दोस्तों आपका, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? ठीक है, तो वो कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? तो दोस्तों ये आपका कहा गया है अथर्ववेद में। किसमें दोस्तों? ये कहा गया आपका अथर्ववेद में। ठीक है, यहाँ से एक सवाल और बनता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप बताएंगे ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो दोस्तों वो है आपका यजुर्वेद। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए ये सवाल जो था मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 10 पे। सवाल नंबर 10 क्या दोस्तों आपका, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों ये सवाल जो है ना 2023 के पेपरों में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, और उससे पहले के पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि ऐसे सवाल ना आपसे पूछ रहा है। 2023 के जो मैंने 1-2 पेपर देखे उनमें मुझे सवाल दिखा,
तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी आपके लिए ऐड कर दिया। तो ये सवाल क्या है दोस्तों, कुमाऊं के सवाल नंबर 10 क्या है दोस्तों आपका, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था। देखिए जो सवाल है ना आपका 2023 के एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे भी ऐड कर दिया ताकि आप इसको देख सकें कि ऐसे सवाल भी आपसे पूछ रहा है। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था, तो दोस्तों वो था आपका लोक रत्न गुमानी पंत। क्या दोस्तों, लोक रतन पंत, ये था आपका गुमानी का वास्तविक नाम। ठीक है, देखिए गुमानी पंत की कुछ रचना भी है, जैसे नीति शतक हो गया, सतोपदेश हो गया, ज्ञान भाषज्य मंजरी हो गया। ठीक है, ऐसे इनकी रचनाएं हैं। लेखकों से आपके सवाल बनते ही बनते हैं, तो अपने सिलेबस के हिसाब से उन लेखकों को पढ़ना और उनकी कुछ लेखकों की रचनाएं भी आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपके शिव प्रसाद डबराल, इन्हीं को आपका कहा जाता है उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछेगा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कौन है, तो आप बताएंगे शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, इन्हीं को आपका चारण भी कहते हैं। क्या दोस्तों, इन्हीं को आपका चारण भी कहते हैं। यह सवाल ही पेपर में बना है कि चारण किसका उपनाम है, तो आप बताएंगे शिव प्रसाद डबराल का। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे मेन जो है इनकी वह है दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास, जो कि इन्होंने 12 भागों में लिखी थी। इसके बाद आप इनकी याद रखना गोरा बादल और साथ ही साथ गढ़वाली मेघदूत। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका सवाल नंबर 11 पे। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर दोस्तों 11 क्या है आपका, निम्न में से कौन सा एक वायु या सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। यानी कि इनमें से वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको बजाने के लिए वायु की या फिर सुशीर वाद्य की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका वीणाई, बी है भकोरा, सी है आपका रणसिंगा और डी है आपका नागफनी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भकोरा हो गया, रणसिंगा हो गया, नागफनी होगी, इन सभी में क्या है दोस्तों फूंक मारनी पड़ती है, यानी कि इन्हें बजाने के लिए हमें हवा की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो वीणाई है दोस्तों, इसको बजाने के लिए हम इसको अपने फिंगर्स की हेल्प से बजाते हैं। आपने माता सरस्वती के हाथ में वीणा देखी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वही है। ठीक है, आई थिंक आप यहाँ से इतना समझ गए होंगे। बाकी ये भकोरा, रणसिंगा, नागफनी क्या होता है, ये मैं आपको हल्का सा यहाँ पे क्लिप लगा के समझा देता हूँ। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 पे। देखिए सवाल नंबर 12 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी। इनमें से वो कौन थे जिन्होंने 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की नींव रखी थी। देखिए पहली बात तो ये कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में है। ये सवाल ऐसे भी आपसे पूछता है। ठीक है, कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है, आप बताएंगे अल्मोड़ा में। स्थापना कब हुई, आप बताएंगे 1924 में। और किसने की, नैन सिंह ने, नीलांबर जोशी ने, बोसी सेन ने या फिर डॉक्टर खजान चंद ने। तो दोस्तों ये की थी आपकी बोसी सेन ने। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान आपका अल्मोड़ा में है और बोसी सेन ने 1924 में इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 13 पे। देखिए सवाल नंबर 13 है आपका, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यानी कि कुमाऊं में जो है दोस्तों आपका पहला जो गोरखों द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया था वो किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं जो वो किया था आपका जोगा मल्लिक साहा ने। किसने दोस्तों, जोगा मल्लिक साहा ने। देखिए आप बाकी ऑप्शन देखिए, भवानी साहा, कीर्ति साहा, फतेह साहा, तो ये सभी जो है पवार वंश के राजा हैं। लेकिन जो जोगा मल्लिक साहा है ये आपका गोरखाओं का था। ठीक है दोस्तों, और इसी ने जो है कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया था गोरखाओं के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे जो सवाल नंबर जो है 13 13 हो गए दोनों। आई थिंक जो ये वाला है मिसप्रिंट हो गया, ये 14 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे कर लीजिए। निम्न में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है। निम्न में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है। अपना पराया, बात कट्टी करना, चाला या पक्की पौड़ी। देखिए अपना पराया ये भी जो है थारू संबंधित है, बात कट्टी करना ये भी आपकी थारू से संबंधित है और पक्की पौड़ी ये भी आपकी थारू जनजाति संबंधित है। और साथ ही साथ आपकी जो चाला है दोस्तों, ये भी आपकी थारू जनजाति संबंधित है। ये चारों ही आपकी थारू जनजाति संबंधित है। लेकिन दोस्तों से पूछा क्या गया है, देखिए आपसे विवाह परंपरा की नहीं है, यानी कि विवाह की परंपरा में नहीं आती है। देखिए जो अपना पराया होता है इसको बोलते हैं थारू में सगाई करना। देखिए विवाह की तिथि तय करना कि विवाह किस दिन होगा उसको बोलते हैं बात कट्टी करना। ठीक है, और विवाह होगा या विवाह को तय करना इसको बोलते हैं आपका पक्की पौड़ी करना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बात कट्टी करना यानी कि किस दिन शादी होगी वो डेट। ठीक है, और पक्की पौड़ी करना
यानी कि विवाह होगा ये तय करना। और देखिए ऑप्शन सी है आपका चाला। चाला का मतलब ये होता है जब शादी वादी होने के बाद जब लड़की लड़के के साथ उसके घर जाती है, ठीक है, वैसे शादी के तुरंत बाद नहीं जाती है, 2-3 महीने के बाद जो है, शादी करने के 2-3 महीने के बाद जो है वो घर जाती है लड़के के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चाला करना। यानी कि शादी हो गई, आज 2 से 3 महीने बाद जो है लड़की जो है लड़के के घर जाएगी, तो उसको कहा जाता है आपका चाला, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ पे खुद सोच सकते हैं कि अपना पराया, बात करती और पक्की पौड़ी, इन तीनों का संबंध है विवाह को तय करने से। लेकिन चाला कब होता है? जब आपका शादी वादी होने के बाद जब लड़की लड़के के घर जाती है उस टाइम पे होता है। तो ऑप्शन सी क्या है, इसमें काफी डिफरेंट है। तो आप इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, सही करेंगे कि बाकी तीन जो है वो विवाह की तिथि और तारीख वगैरह को तय करने से है, लेकिन जो चाला क्या है ये शादी के बाद की रस्म है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट पे। तो दोस्तों अगला सवाल क्या है आपका, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता? ठीक है, धगुले, गोखले, पौंछी या मूरखली। तो इनमें से कौन सा जो आभूषण दोस्तों जो हाथ में नहीं पहना जाता? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी मूरखली। जो मूरखली है दोस्तों ये आपकी कान में पहनी जाती है, ठीक है दोस्तों। मूरखली कहाँ होती है आपकी? ये आपकी कान में पहनी जाती है। इतना आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। बाकी सभी दोस्तों क्या है आपके, ये आपके हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हैं, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर दोस्तों 15 क्या है आपका? देखिए सवाल नंबर 15 क्या है आपका, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल उपयोगकर्ता की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने में काम आती है, ठीक है। एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए, ठीक है, इंटरनेट के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी टेक्स्ट फाइल उपयोगकर्ता की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के काम आती है। देखिए मेन यह है आपका कि वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने में क्या काम आता है, ठीक है। कोई वेबसाइट पे आप जाते हैं तो उसका डाटा जो आपका ब्राउजर सेव करता है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि आप किसी वेबसाइट में गए और उस वेबसाइट का डाटा आपके फोन में सेव हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कैंडी कहते हैं, कुकी कहते हैं, पाई कहते हैं या डोनट कहते हैं। तो दोस्तों उस डाटा को जो है आपका कुकी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट आपसे जो है परमिशन मांगती है कुकीज को सेव करने की, ताकि अगली बार जब आप उस वेबसाइट पे जाएं तो जो है आपके ब्राउजर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो आपकी हिस्ट्री में से ही कुकीज की हेल्प से उस वेबसाइट का डाटा उठा ले और तुरंत आपके लिए उस वेब पेज को खोल दे, ठीक है दोस्तों। तो उसे कहा जाता है कुकीज, ठीक है। तो वेबसाइट की प्राथमिकताओं को संग्रहित करने की जो काम आती है वो है आपकी कुकीज, ठीक है। कुकीज में क्या है, उस चीज का डाटा या उस वेबसाइट का डाटा जो है सेव रहता है, और अगली बार जब आप सर्च करते हैं तो वो तुरंत कुकीज की हेल्प से उसको उठाता है और जल्दी से आपको वेब पेज में शो कर देता है, ठीक है। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे कि उन्हें कुकीज कहा जाता है। एक बार आप इसको और पढ़ लीजिएगा ध्यान से और अपने हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 पे। सवाल नंबर दोस्तों 16 क्या है आपका? देखिए सवाल नंबर 16 है आपका, उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है। उत्तराखंड में जो चौमू देवता है इनकी पूजा की जाती है वनों की सुरक्षा हेतु, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु, फसलों की सुरक्षा हेतु या फिर बीमारियों से सुरक्षा हेतु। तो आप सभी जानते हैं जो चौमू देवता है दोस्तों ये मवेशियों के देवता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु इनकी पूजा की जाती है, यानी कि ये पशुओं के देवता है, ठीक है दोस्तों। तो चौमू देवता क्या है आपके, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु इनकी पूजा की जाती है। देन दोस्तों सवाल नंबर 17 क्या है आपका, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? जो आपकी देवनागरी लिपि है उसका विकास किस लिपि से माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास आपका ब्राह्मी से हुआ है, ठीक है दोस्तों। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है। आई होप इतना आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 18 पे। इनमें से अंतस्त्रीय व्यंजन है, इनमें से आपका जो कौन सा है जो आपका अंतस्त्रीय व्यंजन है? सा सा साहा, चा छा जा झा, ता था दाधा या फिर या रा लावा। आप सभी जानते हैं आपके जो अंतस्त्रीय व्यंजन है वो है आपके या रा लावा, ठीक है। इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सा साहा क्या है दोस्तों, ये आपका ऊष्मीय व्यंजन है। ये क्या है आपके, ये आपके ऊष्मीय व्यंजन है। इनको बोलने पे जो है हीट निकलती है आपकी सांसों से, ठीक है। सवाल नंबर 19 क्या है दोस्तों आपका, इनमें से ईक शब्द का तत्सम शब्द क्या है? आपसे यहाँ पे तत्सम पूछ रहा है कि इसमें जो ईक है यानी कि आपका जो गन्ना है उस गन्ने को जो है आपका संस्कृत में क्या कहा जाता है? इक्षु, इक्षु, इक्खू या फिर उख। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका इक्षु, ठीक है। देखिए आई थिंक ये आपका फॉरेस्ट गार्ड का सवाल है 2023 का, ठीक है। ये उस पेपर में पूछा गया था, ठीक है। ये बड़ा सवाल है, इसको आपको जिन बच्चों ने दिया होगा उनको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पे। इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है
इनमें से जो कौन सा है दोस्तों वो आपका अशुद्ध बर्तन ही है? भास्कर, द्वारका, कृषाग्नि या फिर प्रज्वलित। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृषांगिनी। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो चंद्र बिंदु है ये नहीं आता है, सिर्फ बिंदु आता है। ठीक है, सा के ऊपर आपका चंद्र नहीं आएगा, खाली बिंदु आएगा। ठीक है, बाकी आपका भास्कर सही है, द्वारका सही है, प्रज्वलित सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका क्या है, ये अशुद्ध बर्तन ही है। देन दोस्तों सवाल नंबर 21, वैसे मैं आपके लिए 20 सवाल लेके आता हूँ, लेकिन आज शायद एक आध सवाल एक्स्ट्रा है। देखिए सवाल नंबर 21 क्या है आपका, विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। इनमें से कौन सा जो है आपका विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध है? प्राची और प्रतीचि। प्राची का विलोम प्रतीचि होता है, बिल्कुल सही। समास का व्यास होता है विलोम, बिल्कुल सही। मसन का रुक्स होता है विलोम, बिल्कुल सही। अनक का निरग होता है विलोम, जी नहीं दोस्तों, अनक का होता है अग। क्या दोस्तों, अनक का अग होता है, निरग नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है आपका अशुद्ध शब्द युग्म है। बाकी प्राची का प्रतीचि होता है विलोम, समास का विलोम व्यास होता है, मृषण का विलोम रुक्स होता है, और अनग का अग होता है, ना कि निरग। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 21 आपका, वैसे 22 होना चाहिए था और ये 23, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। सवाल नंबर 21 दोस्तों क्या है आपका, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो दोस्तों गोसाई दत्त कहा जाता है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसे दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत जी को आपका गोसाई दत्त भी कहा जाता है। ठीक है, देन दोस्तों आपका लास्ट सवाल, निम्न में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो आपका कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कबूतर का जो पर्यायवाची है वो है आपका हारित, रक्तलोचन और परेवा। ये तीनों आपके कबूतर के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जो बासंत है वो कबूतर का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है। बाकी आपका हारित, रक्तलोचन और परेवा ये आपके कबूतर के पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।